वेलकम टू CLC जुडिशियल 32 बिहार जे इंटरव्यू के लिए यह वीडियो पार्ट 45 और IPC BNS सीरीज का यह पार्ट 4 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी ज़रूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा।
अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है, बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। और आपको अगर किसी भी तरह की असुविधा होती है तो हम लोग हैं, या आप मुझे कॉल कर लीजिए। हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू चला रहे हैं, इस बार दे भी रहे हैं। ऑफलाइन सेशन भी हमारे यहाँ है, नॉमिनल चार्ज पे ऑफलाइन सेशन अवेलेबल है। ऑनलाइन सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट, और हम लोग वी विल रीस्टार्ट इट। सो जस्ट आई आस्क यू ए क्वेश्चन इंटरव्यू एज इफ यू आर अपियरिंग इनटू द इंटरव्यू। हैव यू रेड भारतीय न्याय संहिता? Yes, sir, I have gone through it, but I'm not very well versed with it. Nobody is very well versed with law. So, what have you read organized crime? Yes, sir, organized crime has been dealt under section 111 of BNS. It has been newly incorporated. If previously there was no provision for punishing the crime committed by habitual offenders. Every crime was to deal separately. In some cases, there was provision for enhanced punishment in subsequent offense. The crime must be a cognizable offense
ऐसे कर लेना, फॉर द पर्पसेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम इट मस्ट बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ imprisonment for a term 3 years or more. Yes, sir. तो 2-3 चीजें रखना है। हैबिचुअल ऑफेंडर तो मैंने समझाने के लिए कहा है कि जैसे गैंग वार हो गया, अभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम, अभी उसका नाम चल रहा, तो ये इसका इंटरनेशनल रैकेट भी होता है ऑर्गेनाइज क्राइम का। इट इज कमिटेड इनटू मैनी कंट्री, पीपल आर टेररिस्ट वालों पे भी चलेगा। टेररिस्ट एक्ट के लिए एक अलग से 113 में बनाया गया है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम basically it deals with habitual offenders who commit crime in it deals with habitual offenders Yes, sir. who commits a cognizable offense punishable with imprisonment 3 years or more. अब किसी ने 3-4 चीटिंग के केस कर लिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वी नीड टू केयरफुली रीड एटलीस्ट वन। कभी उतने डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन और खास कर क्या क्या इसमें आएगा, तो पढ़िए 111 को। Any continuing unlawful activity means continuing। Yes, sir. तो इस एक शब्द से हैबिचुअल ऑफेंडर कवर हो गया, कंटिन्यूइंग। हाँ। तो कंटिन्यूइंग को अंडरलाइन, मतलब दिस इज द की वर्ड, वी मस्ट यूज दिस वर्ड इनटू आवर आंसर। हाँ, कंटिन्यू एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग, क्या क्या दिया गया है इसमें, किडनैपिंग, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offense, cyber crimes, trafficking of persons, drugs, weapons or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom by any person or a group of persons acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit, including a financial benefit, shall constitute organized crime. हाँ, तो ये जो इसका थीम है, मनी मेकिंग बाय क्राइम, मनी मेकिंग बाय क्राइम। अब किस, ये बोलना नहीं है, ये मैं ऐसे इस ये मतलब ये नॉन एकेडमिक है। हाँ सर, वो समझने के लिए। हाँ, तो it has been a very alarming issue. There have been professional criminals whose only profession was to commit crime and to make money. So this deals with habitual offender. Into this category of crime, a single person can also be booked for organized offense. A group of person can also be booked. इसमें लिखा हुआ सिंगली और ज्वाइंटली, ऊपर से 1 2 3 4 5वें लाइन में, तो सिंगली, तो इसमें आप हाईलाइट कीजिए, हाईलाइटर से कंटिन्यूइंग, दूसरा सिंगली और ज्वाइंटली।
और Yes, sir. और किस तरह के ऑफेंसेज को रखा गया है, तो किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। इकोनॉमिक ऑफेंस में तो सारे आ जाएंगे। इकोनॉमिक ऑफेंस उसमें काउंटर फिटिंग भी आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंडम बाय एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इवन ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है इसका, ग्रेटर मैग्नीट्यूड है। तो अब बाय एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट सिंगली और ज्वाइंटली आइदर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या होता है? हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। सिंडिकेट बैंक सुना है केवल। व्हाट इज सिंडिकेट? तो वो जो ग्रुप बन के जो बना करते हैं। हाँ, ग्रुप को सिंडिकेट कहते हैं। जैसे 2 4 5 लोगों का एसोसिएशन, तो इनका पूरा सिंडिकेट है, मतलब एक ग्रुप को सिंडिकेट बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट भी है। और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, अब क्राइम में तो वायलेंस का यूज होगा ही, बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोअर्शन और बाय एनी अदर लॉफुल मीन्स टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट, हाँ, इंक्लूडिंग ए फाइनेंशियल बेनिफिट। तो सर आपने जो बताया सिंपल टर्म्स में, तो वो तो है। हाँ, वो समझने के लिए बताया। मतलब फर्स्ट टाइम टीचर का काम होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना। जितना वो सिंप्लीफाई करेगा उतना ही जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। तो हमने क्या बताया था आपको अभी कि अभी क्या डेफिनेशन दिया था? समझ मनी मेकिंग बाय क्राइम। हाँ, मनी मेकिंग बाय क्राइम, एक्सेप्टिंग क्राइम एज ए प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल। तो अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइज एक्सप्लेनेशन 1 को पढ़िए। Organized crime syndicate means a group of 2 or more persons who acting either singly or jointly as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity. हाँ, तो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में सिंगल ग्रुप भी हो सकता है या 2 ग्रुप मिलके भी कर सकता है। और कोई जरूरी नहीं है, मतलब ग्रुप को भी कवर किया गया है। और इसमें अगर ग्रुप है तब पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, तो एक्ट इन कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट तो हमने सुना है। इस कंसर्ट का क्या मतलब होता है? कंसर्ट, Agreement? यस, एग्जैक्टली करेक्ट। तो और इसीलिए हम लोग कॉमन इंटेंशन में प्रायर कंसर्ट, प्रीवियस एग्रीमेंट, और उसी को क्या कहता है? मीटिंग ऑफ माइंड। Yes, sir. तो सिंडिकेट में सिंगल ग्रुप भी हो सकता, ज्यादा ग्रुप भी हो सकता। सिंगल मैन कैन also be prosecuted and punished and group of people can also be prosecuted and punished. अब now the very interesting and key word, what is continuing unlawful activity? ये भी पूछा जा सकता है कि what is continuing unlawful activity, तो आंसर होगा कि into organized crime it has been defined under explanation 2
पढ़िए, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? Continuing unlawful activity means an activity prohibited by law which is a cognizable offense punishable with imprisonment of 3 years or more. हाँ, तो Undertaken बस by any इसको याद रखना है कि ऑफेंस मस्ट बी कॉग्निजेबल, इम्प्रिजनमेंट मस्ट बी एक्सीडिंग 3 years। ये क्राइटेरिया है। अब आगे पढ़िए। undertaken by any person, either singly or jointly, as a member of an organized crime syndicate, or on behalf of such a syndicate, in respect of which more than one charge sheets have been filed before a competent court within the preceding period of 10 years, and that court has taken cognizance of such offense and includes economic offense. अब नाउ charge sheet must have been filed at least more than once within a span of 10 years। तो इसको in respect of which more than one charge sheet, तो अगर किसी पे 2 क्रिमिनल केस हो गया, चार्ज शीट फाइल हो गया, कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस, तो that may come under continuing unlawful conviction होना जरूरी नहीं है। नहीं सर। फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट एंड कोर्ट, अब चार्ज शीट फाइल होगा तो कोर्ट इज बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस इफ द फैक्ट डिस्क्लोजेड। तो चार्ज शीट और विद इन ए स्पैन ऑफ पीरियड कितना? 10 years। हाँ। अब इकोनॉमिक ऑफेंस किसे कहते हैं? तो एक्सप्लेनेशन 3 में डिफाइन किया हुआ, पढ़िए। Economic offense includes criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency notes, bank notes and government stamps, hawala transaction, mass marketing, fraud or running any scheme to defraud several persons or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organization for obtaining monetary benefits in any form. किसी ने न्यूज पेपर में ऐड दिया कि अगर आप 200 रुपये जमा करते हैं तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन 6 महीने का मिलेगा मेंबरशिप बुकिंग के लिए। तो उसने हजारों आदमी से 200 रुपये ले लिया और किसी का कनेक्शन नहीं दिया। Will that fall in this category economic offense? No, sir. ये मॉनेटरी बेनिफिट उसने obtain किया या नहीं किया? किया है सर। ये स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन है या नहीं है? है। एक बार फेसबुक पे ऐड वगैरह नहीं आता रहता है, तो उसने ऐड दिया था कि स्पेशल डिस्काउंट 10 रुपए की डिलक्स थाली लीजिए। हाँ। तो मैंने खुद वैसे ही फेसबुक खोला था तो ऐड देखा, तो हमने सोचा कि बहुत अच्छा, हमने कहा कि आज मंगा के देखते हैं ये सब। तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, तो हमने कहा कि भैया ये 6 थाली चाहिए, 1-2 थाली और एक्स्ट्रा हम लोगों ने कर लिया। तो वो लगा कहने कि ठीक है आप पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसे ही मैंने पूछा कि भैया आपका कहाँ है, तो लगा कहने कि मेरा हेड ऑफिस हावड़ा में। तो मैंने सोचा कि ये हावड़ा से 10 रुपए की थाली, तो हमने उसे कहा कि हावड़ा से आप कैसे भेजेंगे?
तो ला कहने की हमारे पटना में भी ऑफिस है। तो हमने कहा कि पटना के कौन से एरिया में है? तो पटना का किसी जगह का नाम उसे नहीं पता था जिसने फोन उठाया था। तो मैं समझ गया कि दिस इज ओनली टॉड मेकिंग मनी। तो ऐसा खूब होता। तो फिर हमने बुक नहीं किया। उसके बाद उसे डांटा उटा था कि मैं ऐसे उसे वैसे ही थोड़ा डरा दिया था कि तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट आई है, अपना एड्रेस तुम्हारा लोकेशन ट्रैक करके अभी पुलिस पहुंच रही है। उसके बाद से उसका फोन ही स्विच ऑफ हो गया। तो इस तरह का इंटरनेट मार्केटिंग करके फ्रॉड करना, आप कहीं भी इफ यू आर गेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट बाय डिफ्रॉडिंग द पीपल, that may fall under economic offense. The area and the scope of economic offense is very, very wide. अब उसमें सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। मतलब समझने वाला और इंटरव्यू वाला पोर्शन इज कंक्लूडेड। पनिशमेंट वगैरह नहीं पूछेंगे वो कि पनिशमेंट कितना है। इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? तो एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी committed within a span of 2 years, more than one charge sheet have been filed and court has taken. So this is the correct and perfect answer. तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज क्राइम, तो क्या आंसर देंगे? Sir, any continuing unlawful activity which is a cognizable offense and is punishable with an imprisonment of 3 years or more. And such offences must have been 3 years or more. And secondly, such charge sheet must have been filed within a period of 10 years and the court must have taken cognizance. So this will amount to organized crime then under section 111. और इसमें एक चीज छूट गया है जो हाईलाइट करना चाहिए। सिंगली और ज्वाइंटली कहा? यस, नहीं पता। हाँ, तो सिंगली और तो मतलब जो जो चीजें बोलनी है वो पॉइंट वाइज लिख लो। नंबर मतलब बिकॉज फर्स्ट टाइम नॉट ओनली तुम इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मतलब इट्स नॉट यू अलोन कि इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ था ही नहीं तो कहाँ से पढ़ता। तो ये एक ऐसा मोड है कि टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर फर्स्ट टाइमर। स्टूडेंट तो है ही फर्स्ट टाइमर और टीचर्स भी, दोज हु आर टीचिंग आल्सो दे आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई जजमेंट नहीं, कोई गाइड बुक नहीं, कुछ नहीं। तो जो भी पढ़ना है खुद से पढ़ना। हालांकि अब हमें किताबों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वी आर एक्ट यही अच्छे नहीं हुए। पहला पॉइंट, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। यस सर। दूसरा पॉइंट, सिंगली और ज्वाइंटली। तीसरा पॉइंट कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ imprisonment of 3 years or more. Yes, sir. चार्ज शीट ऐसे more than one charge sheet within a span of 10 years have been filed and court has taken cognizance. मतलब कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया है उस पे, Yes, sir. कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन इज नॉट नेसेसरी, अंडरस्टैंड इट। हैबिचुअल ये ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए ऐसा नहीं कि मुकदमा चला और अदालत से सजा हो गई। व्हाट इज नेसेसरी?
that court has taken cognizance. Cognizance is a judicial process or administrative process. अब ये थोड़ा बहुत हाई लेवल पे चले जाएंगे. Judicial process is one in which evidence is taken and for the purposes of trial. ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कॉग्निजेंस, इन विच कोर्ट डिसाइड्स whether it is a fit case to take action against the accused or not. If court wishes to commence criminal proceeding, then the very first thing that is required to be done by the court is to take cognizance. ये हम लोगों ने किया है, काफी डिटेल में नोट डाउन नहीं किया था उस समय. किया था सर. तो that is taking up the cognizance. So what is required into organized crime? Conviction is not necessary. Cognizance taken by the court is necessary. तो चार्जशीट फाइल होगा, allegation होगा. If charge sheet has been filed and there is allegation by the prosecution, can court refuse to take cognizance? No. No sir. Can police refuse to investigate a cognizable offense? No. So court is bound to take cognizance if the charge sheet discloses commission of a cognizable offense. Can court examine merit of the prosecution allegation at the time of taking cognizance? चार्जशीट में जो चीजें लिखी हुई हैं वो झूठी हैं कि सच्ची हैं? Can court verify it? Can court conduct inquiry? सर कॉग्निजेंस के स्टेज पे तो वो क्या लिखी झूठी है कि सच्ची है उसको वेरीफाई तो नहीं करेगा वो. पुलिस ने 302 का झूठा चार्जशीट फाइल कर दिया किसी आदमी को फंसाते हुए. पुलिस की स्टोरी हाईली अनबिलीवेबल है. तो पुलिस ने पुलिस की स्टोरी, उसने किसी आदमी को झूठा चार्जशीट कर दिया, उस पे क्राइम का आरोप है. तो एलिगेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, क्या उसको वेरीफाई किया जाएगा? अगर सच्चा माना जाएगा तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा, या एक्सेप्टिंग द चार्जशीट अमाउंट्स टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस? सर अगर प्राइमा फेसी में नहीं केस बनता है तो वो क्यों कॉग्निजेंस लेगा? अगर केस नहीं बनता तो पुलिस चार्जशीट ही नहीं करेगी. कैन पुलिस चार्जशीट यू इफ द केस इज नॉट मेड आउट? नहीं. मैं दूसरी चीज कह रहा हूं. पहले तो चार्जशीट, चार्ज मतलब जिस पे आरोप है. इट मे बी मोर देन वन हेड जो डेफिनेशन दिया हुआ है सीआरपीसी में. तो चार्जशीट इज द एलिगेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द एक्यूज. तो कैन कोर्ट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस ऑन एलिगेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और नॉट? कर सकता है सर. अगर चार्जशीट में एविडेंस नहीं है तो चार्जशीट में अगर पुलिस का एक तरफा एलिगेशन है कि इस आदमी ने क्राइम किया, ये रहे विटनेसेस, ये रहा पोस्टमार्टम, ये रही डेड बॉडी, तो क्या कोर्ट पुलिस के प्रोसिक्यूशन के वर्जन को रिफ्यूज कर सकता है?
इसमें सेक्शन 190 जो लोग कॉग्निजेंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें तो ये लिखा है कि द मैजिस्ट्रेट मे एट हिज Yes. डिस्क्रिप्शन। May at his discretion. So, अब question is this: Can discretion has to be exercised in accordance with the law? Discretion is not the personal choice. Yes, sir. Discretion has to be exercised judiciously. Yes, sir. Does discretion mean कि मेरी मर्जी नहीं है भाई, अभी मूड नहीं है, मैं नहीं लेता कॉग्निजेंस? Can I say so? No, sir. I can never say so. अब Yes, sir. I am simply asking a question. For example, हम लोगों ने केस कंटेस्ट किया था, बहुत आगे तक गया था और उसमें ये इशू था। तो अपियरिंग एज एन एडवोकेट वन साइडेड अप्रोच हो जाता है एज ए डिफेंस काउंसिल। तो एक कोई केस था रेप का, तो ऑफेंस ऑफ रेप इज इफ it is intercourse is without consent. तो it was consenting intercourse। रेप के बाद जो विक्टिम थी वो एक्यूज के साथ उसकी रेगुलर बातचीत होती थी, वीडियो कॉलिंग के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। दे वर सीन मूविंग टुगेदर, बहुत सारे उनके वीडियोस थे, फोटोज था। तो उनकी अनबन हुई, उसने एक मुकदमा दर्ज करा दिया रेप का। ओल्ड एविडेंस एक्ट में एक प्रिजम्पशन है 114A। इफ sexual intercourse has been established and victim deposes before the court that this intercourse was without her consent, then court shall presume that this intercourse was without her consent। मतलब मेडिकल एविडेंस से अगर रेप इस्टेब्लिश हो गया और विक्टिम ने गलत भी बोला कोर्ट में कि इट वाज विदाउट हर कंसेंट, तो कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम दैट इट वाज विदाउट हर कंसेंट। तो एक वैसा केस था रेप का, कोर्ट ने उस पे कॉग्निजेंस ले लिया। वी आर गुड कि कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। हम लोगों के पास अब क्वेश्चन इज दिस कि जिसका रेप होता है और अपने रेपिस्ट को वीडियो कॉल करेगी, अपने रेपिस्ट के साथ रोज घूमती रहेगी, इज इट पॉसिबल? नो सर। तो ये बातें हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताई थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जानबूझकर इस एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया, कहा कि ये चीजें आप अदालत में दिखाना। तो वहां पे एक पेज फंसा। अब चूंकि हम लोग तो डिफेंस, मतलब आई अपीयर्ड इनटू दैट केस एज ए डिफेंस काउंसिल, तो कोर्ट का भी कहना सही था कि जो आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। इफ यू थिंक दैट इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन कंडक्टेड इन ए प्रॉपर वे, गो टू द हाई कोर्ट, फाइल ए पिटीशन। और इन द अल्टरनेटिव, ये जो आपके पास एविडेंस है कि सी वाज ए कंसेंटिंग पार्टी और जो तमाम एविडेंस है, तो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल। एट द टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, कोर्ट कैन नॉट एग्जामिन मेरिट और डिमेरिट ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। Yes, sir. Court has to accept it, believing it to be true. तो हम लोगों ने उस पे तो निकल के, हम लोग जानते भी था। अब जिस किसी का केस रहता है तो एडवोकेसी इज ए डिफरेंट थिंग। अगर हम लोग ये सोचें कि भाई ये तो केस नहीं चलेगा, तो एक भी मतलब कहने का मतलब कि चांस लेने वाले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि
प्रॉपर डिसीजन नहीं पास आउट हो पाता। तो यहाँ पे सिंपल सा एक पॉइंट ये है कि जो भी चार्जशीट फाइल होगा, पुलिस जो है ने जो चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट इज बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस अपॉन दैट। दो 190 में लिखा हुआ कोर्ट में एट इट्स डिस्क्रिशन टेक कॉग्निजेंस। अगर पुलिस के चार्जशीट में केस मेड आउट होता है तो कोर्ट इज बाउंड, और पुलिस के चार्जशीट में केस मेड आउट नहीं होता है देन कोर्ट में रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस। तो एक्चुअल स्टोरी इज समथिंग डिफरेंट। जजमेंट भी इसी लेवल पे है कि अगर पुलिस के चार्जशीट में ही एक चार्जशीट सबमिटेड, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको बेस्ट समझने के लिए, उस रेप के केस में अगर पुलिस ने हम लोग का भी एविडेंस लिया रहता, उन वीडियो फुटेज को लिया रहता, वो व्हाट्सएप मैसेजेज को लिया रहता, वो फोटोग्राफ्स मूविंग टुगेदर, सीन टुगेदर, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहां से सीसीटीवी फुटेज निकलवाया रहता, और वो सारे एविडेंस पुलिस के चार्जशीट का पार्ट होता, देन कोर्ट शुड हैव एग्जामिन्ड ये इस इशू को। कि एक तरफ तो रेप है और रेप के बाद विक्टिम अपने रेपिस्ट के साथ वक्त बिता रही है, तो whether the offense of rape is prima facie made out or not? Yes, sir. तो चूंकि since these evidences were not part of the charge sheet, तो therefore magistrate was justified in taking cognizance। हम लोगों को करना चाहिए था उसमें कि we should have filed a writ for conducting proper investigation, or else we should have moved to the court under 173 subsection 8 for further re-investigation है possible और only further investigation। नहीं सर, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का एक सेक्शन होता है, वो हाई कोर्ट के पास ही होता है। री-इन्वेस्टिगेशन को डज नॉट रिकॉग्नाइज। कुछ बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में हाँ एक वैसे किया गया है, बट इनटू द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और एनीवे मतलब इंटरव्यू के लिए इतना ही कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, री इन्वेस्टिगेशन रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इक्का दुक्का। तो चूंकि सिंस दैट एविडेंस, वीडियो फुटेज एंड एवरीथिंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द चार्जशीट, देयरफॉर कोर्ट वाज बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस। अगर वो एविडेंस पार्ट ऑफ चार्जशीट होता तो कोर्ट में हैव एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन। दिस इज नंबर वन। अब क्वेश्चन इज दिस कि दिस इज prerogative of investigating agencies that what evidence they require to take and what evidence they require not to take. Investigation is the evidence, investigation is the collection of evidence. What evidence is to be collected and what evidence is not to be collected. This is prerogative of the investigating agencies. तो investigating agencies ने बाद में वो केस क्वैश हुआ, हम लोगों ने बहुत कंटेस्ट किया उसको। अब क्वेश्चन इज दिस कि ऐसे रेप के केसेस में कैन पुलिस लीव द एक्यूज एट द मर्सी ऑफ ट्रायल? अगर एविडेंस पुलिस को दिया जा रहा है, investigation does not mean substantiating the FIR.
if any information contrary to the FIR comes for the purposes of proper and fair investigation, police has to examine those evidence also. तो एक पैटर्न बन गया है कि पुलिस हमेशा FIR के ही सहारे चलती है। पुलिस FIR को साबित करने की ही दिशा में प्रयास करती है। अगर FIR के कंट्रारी कुछ एविडेंस आता है तो पुलिस उस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उस एविडेंस को पुलिस एक्सेप्ट करेगी तो होगा कि भाई पैसे लेके इन्होंने केस का भट्ठा बैठा दिया। तो अब ना हम लोगों ने इसे बहुत डिस्कस कर लिया और ये जब तक ये डिस्कशन नहीं होगा तब तक समझ, बिकॉज दैट लैंग्वेज विल always create problem that magistrate may take cognizance in his discretion. तो उसका मतलब यही आता है कि चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, चाहे तो ले सकता है चाहे तो नहीं भी ले सकता। लेकिन चार्जशीट अगर क्लियर है, देयर इज नो कंट्ररी एविडेंस, अगर चार्जशीट अपने आप में डाउटफुल है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक तरफ तो प्रोसिक्यूटिव्स का एलिगेशन हो गया कि रेप हो गया, एविडेंस का जो एक्यूज का है कि भाई इट इज नॉट द रेप, वीडियो फुटेज भी है, तो पुलिस ऑफिसर हैज टू रीच अपॉन ए कंक्लूजन। पुलिस कैन ओनली चार्जशीट, अगर हम लोगों का एविडेंस एक्सेप्ट करते तो पुलिस शुड नॉट हैव फाइल द चार्जशीट। पुलिस केस को कैंसिलेशन के लिए भेजते विथ ऑल एविडेंस। तो इंस्टीड ऑफ रेफरिंग द केस फॉर कैंसिलेशन, पुलिस ने हमारे एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया, सीधा उठा के चार्जशीट फाइल कर दिया। इसको समझ गए अच्छे तरह से? यस सर। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस हम लोगों ने कर लिया, और इसमें जो ऑफेंस का जो कैटेगरी है, कई तरह के ऑफेंसेज। अब जैसे इनको कुछ ऑफेंसेज जैसे KRVT ELG मतलब किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, हर वर्ड का एक शुरुआती लेटर लिख लो। हर वर्ड का शुरुआती लेटर लिख लोगे तो उसे कभी कुछ भूल भाल गया तो रिकॉलिंग में मेंस पर्पस से ये बड़ा यूजफुल है। अब इतने सारे ऑफेंस याद करोगे तो उसमें से हो जाएगा कि कुछ भूल जाओगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंजम है, और इसमें इस सेक्शन में अटेम्प्ट का भी पनिशमेंट दिया हुआ, अबेटमेंट का भी दिया हुआ है, और whoever knowingly facilitate the commission, the knowingly facilitating the commission of organized crime is also an offense। तो पनिशमेंट दिया हुआ है, सबसेक्शन 2 भी पढ़ दीजिए। Whoever commits organized crime shall, if such an offense has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees. In any other case, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees. हाँ, तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट डेथ या लाइफ है तो मिनिमम फाइन इज 10 लाख रुपये एंड मिनिमम सेंटेंस इज जो डेथ शैल आल्सो बी। तो अगर ऑफेंस अगर इस तरह का, इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन डेथ, तो उसमें पनिशमेंट डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दो ही ऑफेंस है, मतलब दो ही पनिशमेंट है। फर्स्ट कैटेगरी है कि ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम जो जिसमें डेथ की सजा है, तो वैसे केस में ऑर्गेनाइज क्राइम का जो एक्यूज है
उसको सजा डेथ या लाइफ होगी, और फाइन जो है नॉट लेस देन 10 लाख रुपए। तो 10 लाख से ज्यादा भी हो सकता। और अगर ऐसा ऑफेंस जिसमें इन एनी, और बाकी में मतलब मिनिमम पनिशमेंट इज 5 ईयर एंड मे एक्सटेंड टू लाइफ, और मिनिमम फाइन इज 5 लाख रुपए। हाँ, अगर कोई अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है, कंस्पायर करता है, या नोइंगली फैसिलिटेट, अगर किसी आदमी को पता है ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता है और फैसिलिटेट करता है, तो उसको भी सजा होगी। उसको सजा होगी इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर, मे एक्सटेंड टू लाइफ, और फाइन नॉट लेस देन 5 लाख। 4, कोई आदमी मेंबर है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का, तो मियरली मेंबरशिप इज आल्सो पनिशेबल, सजा नॉट लेस देन 5, मे एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और फाइन नॉट लेस देन 5। मियर मेंबरशिप ऑफ this organized crime syndicate। हार्बरिंग का भी है, इंटेंशनली हार्बर्स और कंसील्स एनी पर्सन हु हैज कमिटेड ऑफेंस, तो इसमें भी वही सजा है कि मिनिमम जो है नॉट लेस देन 3 इयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड फाइन नॉट लेस देन 5 लाख रुपए। और कोई अगर उससे ऑर्गेनाइज क्राइम से कोई पार्टी परचेज करता है या लेता है, तो उसमें भी सजा है नॉट लेस देन 3, मिनिमम फाइन 2 लाख रुपए। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज क्राइम। ये अभी से बढ़िया से बोल सकता है। एक एक्सरसाइज इसका कर लो, टेस्ट लेंगे। और नाउ पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब ऐसे ऑफेंस, रीड आउट। Whoever being a member of a group or gang, either singly or jointly commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question papers or any other similar पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो बहुत बड़ी समस्या है, तो ये पूछा जा सकता है और जानना भी चाहिए। तो इसे रखा गया पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, पेपर लीकेज को। Yes, sir. और पेपर लीकेज, अगर कोई आदमी 2 एग्जाम का पेपर लीक किया, तो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में क्यों नहीं आएगा? तो अब अगर कोई चेन स्नैचर है, कोई चोरी करता है, चीटिंग, अनऑथराइज सेलिंग अ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, तो एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट ये बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन। Yes. और खैर ये जो बनाया गया है, तो माय पर्सनल ओपिनियन कि क्रिमिनल लॉ का रिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है। अब एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, इट विल गिव वेरी वेरी वास्ट पावर टू द पुलिस टू इम्प्लीकेट इनोसेंट पीपल इवन। तो इन्हीं सब कारणों से इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। अब ना हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, तो एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट में एनीथिंग कैन बी। तो ये जो है, और थेफ्ट में ट्रिक थेफ्ट है, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल है, ड्वेलिंग हाउस है। और कोई अगर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, तो पनिशमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर, मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, और फाइन भी होगा। तो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो पेटी ऑफेंस में कितना पनिशमेंट नए वाले में कर दिया है? सर पेटी ऑफेंसेस में, हाँ, पेटी ऑफेंसेज में फाइन कितना है? 5,000 हाँ, पहले कितना था? 1,000 हाँ, तो
पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में खासकर थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। और चीटिंग, अब ये जो अब कौन सा ऑर्गेनाइज क्राइम होगा और कौन सा पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, ये डिफरेंशिएशन 111 और 112 में नहीं किया गया है। हाँ, मतलब इस अकाउंट पे भी क्रिटिसिज्म हुआ है कि तो खासकर स्पेशली जो है थेफ्ट को, स्नैचिंग को, चीटिंग को, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट को, अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग को, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को, या एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट को। जिन लोगों ने इसे ड्राफ्ट किया है तो ये एक अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं कही जा सकती। अब क्रिमिनल लॉ मस्ट बी क्लियर, रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा तभी तो जब ये क्लियर है। अब ये एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, तो कौन सा एनी अदर सिमिलर तो नहीं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, तो ऑर्गेनाइज क्राइम में हम कह सकते हैं कि ऑफेंस मस्ट बी कॉग्निजेबल, पनिशेबल 3 years और मोर। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में भी लेस जजमेंट जब भी बनेगा इसका 2 साल के बाद बने, 5 साल के बाद बने, जब भी बने तो जजमेंट यही होगा कि जो 3 साल से ऊपर है वो ऑर्गेनाइज क्राइम का होगा, 3 साल से नीचे वाला पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। मतलब दिस इज द वे टू रिकंसाइल। आज ही हम बता रहे, तुम भी नोट, वही हम सोच रहे थे। हाँ 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 क्यों में आएगा सर, आपको अभी से पता है? हाँ, एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों से देखा है हमने। मोर देन 30 years हैव पास्ड। यस सर। तो अपने एक्सपीरियंस, आई मे बी रॉन्ग, मतलब अपने एक्सपीरियंस पे एक प्री कैलकुलेशन है। तो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में पनिशमेंट में भी लेस देन 3 years, और इसमें स्पेशली ये रखा गया है कि थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग। लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा थेफ्ट और स्नैचिंग, चीटिंग में अब कितनी सजा होगी, कितनी सजा नहीं होगी, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी अदर सिमिलर एक्ट। तो डेट इज पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। और टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट का बहुत ही एक वाइडर डिफिनीशन दिया गया है। एंड व्हाट इज द टेररिस्ट एक्ट, इसको एक रीडिंग दे दो, बहुत बड़ा सेक्शन है। Whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security, or economic security of India, or with the intent to strike terror, or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country. सारा पढ़ दो, एक जस्ट रीडिंग, 2 पेज पढ़ना है। हाँ। एक बार पढ़ लोगे तो कुछ बोल दोगे। Yes sir. By using bombs, dynamite. I am not saying to memorize. Yes, sir. समझे। मैंने मेमोराइज करने के लिए थोड़ा ही कहा कि एटलीस्ट वंस यू रीड। Yes sir. मतलब कीवर्ड्स भी बता दिए तो सर हो जाएगा। टेररिस्ट एक्ट अपने आप में ये रेस इंटरलोक्यूटर यहाँ लग सकता है, ये अपने थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो मतलब जो टेररिस्ट एक्ट में यूज ऑफ बॉम्ब, डायनामाइट होता है, डेथ और इंजरी होना चाहिए, लॉस और डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई। अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है। बताइए सर। हाँ, कि टेररिस्ट एक्ट में बॉम्ब, डायनामाइट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस, लीथल वेपन का यूज होना चाहिए,
डेथ या इंजरी किसी पर्सन का, या लॉस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई, मॉनेटरी स्टेबिलिटी का डेंजर होना चाहिए, डैमेज, डिस्ट्रक्शन एनी प्रॉपर्टी, ओवर अवे बाय यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, पब्लिक फंक्शनरी को डिटेंशन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, एनी पर्सन थ्रेटनिंग टू किल होना चाहिए। तो ये टेररिस्ट एक्ट का डेफिनेशन दिया गया है। पब्लिक फंक्शनरी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। काउंटरफिट इंडियन करेंसी का मतलब एज आफ्टर एग्जामिनेशन की जो काउंटरफिट है, इसमें जो सजा दिया हुआ है, तो सजा का सबसेक्शन 2 से, और उसी तरह से कंस्पिरेसी अबेटमेंट का अलग है। जो टेररिस्ट एक्ट को ऑर्गेनाइज करता है उनका पनिशमेंट सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है। बीइंग मेंबर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप, उनका पनिशमेंट सबसेक्शन 5 में दिया हुआ। वॉलंटरली हार्बरिंग का पनिशमेंट सबसेक्शन 6 में दिया हुआ, और नोइंगली पजेसिंग एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज प्रोसीड्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट, उसका पनिशमेंट सबसेक्शन 7 में दिया हुआ। हो गया फास्टली। हमने इसे अपने अंदाज में पढ़ा। Yes, sir. तो जस्ट एक बार गो थ्रू कि मतलब टेररिस्ट एक्ट ऐसा है जिसमें एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, मास किलिंग वेपन, बॉम्ब, डायनामाइट, इन सबों का यूज होना चाहिए। किसका मतलब यूज, एक्सप्लोसिव्स को यूज करके हम इसे कॉज के साथ कनेक्ट करते हैं। हाँ तो हाँ 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 हाँ, और जिससे कि डेथ हो या प्रॉपर्टी डैमेज हो। Yes, sir. कहीं बॉम्ब लगाएंगे तो प्रॉपर्टी नहीं डैमेज होगी, डायनामाइट लगाएंगे तो नेचुरल है, मतलब उसी चीज को लिखा हुआ है। और बॉम्ब लगाएंगे, डायनामाइट लगाएंगे तो सप्लाई भी डिसरप्ट होगा, तो और उससे मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होगा। और ये लगाएंगे तो अथॉरिटी से टेररिस्ट वगैरह बार्गेन करते हैं, तो ओवर अवे द क्रिमिनल फोर्स, पब्लिक फंक्शनरी को थ्रेटन करने का, अगर किसी को किडनैप वगैरह फिरौती के लिए, तो किडनैपिंग या एब्डक्शन वगैरह हो जाए, या किसी को मारने की धमकी वगैरह देना, तो वो भी आ जाएगा। इसका अलग अलग अगर कोई आदमी इसकी सहायता करता है या एडवाइज करता है, तो सब सेक्शन 3 को पढ़ लो, इसका बड़ा वो रखा गया है। रीड आउट सब सेक्शन 3। Whoever conspires or attempts to commit or advocates, abates, advises or incites directly or knowingly facilitates the commission of a terrorist act or any act preparatory to the commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो नौ ये नए वाले हो गए। 3 चीजें हम लोगों ने किया, ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट। एक 10 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद सीडिशन वगैरह कर लेंगे। Yes, sir, sedition start करेंगे। हमें लगता है कि लेट अस लीव नथिंग। Yes, sir. सारा सब्जेक्ट अच्छे से कर लें, और सारा मतलब इंटरव्यू में अगर 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 1-1 नंबर का बहुत रोल है। 1 नंबर से सिलेक्शन भी हो सकता है, 1 नंबर से हम लोग बाहर भी हो सकते हैं। तो लेट्स हैव 10 मिनट ब्रेक,